RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। परमाणु संरचना के चैप्टर को लेकर चलते हुए पिछली वीडियो में हमने आपको जो मॉडल प्रस्तुत किया था, जो जानकारी प्रदान की थी, वो द ब्रोगली समीकरण प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार क्या था कि इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति होती है, यानी वो द्रव्य और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, जिसके लिए हमने एक सूत्र लैम्डा इक्वल टू H/mv प्रस्तुत किया था। इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए, इसी जानकारी को ध्यान में रखते हुए सन 1926 में एक वैज्ञानिक आए, वर्नर हाइजेनबर्ग ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया, अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे अनिश्चितता सिद्धांत कहा जाता है। अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये सिद्धांत एक्चुअल में था क्या? उन्होंने न केवल इलेक्ट्रॉन बल्कि सभी सूक्ष्म कणों के लिए इस मॉडल को प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि गति करता हुआ जो कण है उसका एक तो संवेग कह सकते हैं या संवेग के साथ कह सकते हैं उसका केवल वेग, क्योंकि संवेग P इक्वल टू होता है mv, यहाँ पर आपका mv आया था, तो संवेग में द्रव्यमान तो नियत हो जाता है, तो एक तो वेग और एक कह सकते हैं उसकी स्थिति, दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता। जैसे बोहर के मॉडल में कहा गया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, निश्चित कक्षाओं में, तो यहाँ पर हाइजेनबर्ग ने उस बोहर मॉडल का विरोध किया और बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है वो निश्चित नहीं हो सकती, और इसका आधार द ब्रोगली समीकरण थी। इसको लिया गया क्योंकि इसमें लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य है, जो कि एक तरंग के लिए होती है, और वेग और द्रव्यमान यानी संवेग जो कि एक वस्तु के लिए होता है, द्रव्य के लिए होता है, दोनों गुणों के रेस्पेक्ट में। उनके अनुसार क्या था कि अगर हम तरंग दैर्ध्य के रेस्पेक्ट में लेकर चलें तो उसका वेग उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी वस्तु अगर तरंग की भांति कार्य करना शुरू करती है, तरंग हमें दिखाई नहीं देती, हमें दिखाई देता है द्रव्य। परिभाषा भी है, द्रव्य वो होता है जो स्थान घेरता है, तो हमें जो दिखाई देता है वो द्रव्य है। इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई तो नहीं देता, वो बहुत ही सूक्ष्म कण है, इसलिए उसके लिए तरंग का निर्धारण भी किया गया था। तो तरंग के रेस्पेक्ट में हम उसको संवेग या वेग के अनुसार लेकर चल सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि किसी वस्तु की अगर हम तरंग दैर्ध्य देखें उसे, यानी उसका वेग जो कि तरंग का अधिक होता है, प्रकाश, तरंगे जो होती है प्रकाश के वेग से चलती हैं, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और ये अब तक ज्ञात वेग में सबसे अधिक वेग है, अब तक जो ज्ञात है, इससे ज्यादा वेग अभी तक ज्ञात भी नहीं है। और यहाँ पर वेग के बजाय हम इसका द्रव्यमान भी अगर संवेग के लिए लेकर चलें तो वो लेकर चल सकते हैं, यानी तरंग का गुण जितना अधिक बढ़ेगा द्रव्य का गुण उतना ही कम होता है। इसी के अनुसार ये अनिश्चितता सिद्धांत दिया गया। तो एक बार मैं आपको ये इसकी थ्योरी बोलकर बता रहा हूं कि आप अपनी कॉपी में इसको किस प्रकार से नोट कर सकते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, बहुत से बच्चे क्या मानते हैं, इसको हाइड्रोजन वर्ग मान लेते हैं। ये हाइड्रोजन वर्ग अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर हाइजेनबर्ग एक वैज्ञानिक का नाम था, वर्नर हाइजेनबर्ग। तो एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत बताइए, क्या होता है अनिश्चितता सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी गति करते हुए सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि का वेग तथा स्थिति का निर्धारण एक साथ असंभव होता है, इन दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसे ही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि यदि हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण कर लेते हैं, मान के चलिए हमने इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन को यहां निश्चित मान लिया, स्थिति का हमने निर्धारण कर दिया, तो उसके बाद हम तो इलेक्ट्रॉन को केवल यहीं रखेंगे, यहीं पर मानेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, और चूंकि इसके अंदर तरंग का गुण है तो इसका वेग इतना अधिक है कि हम हर बार इसको इसी जगह लेकर चल सकते हैं। जैसे अक्सर देखा होगा आपने फिल्मों में जो गाड़ियां चलती हैं उनके पहिए अक्सर उल्टे घूमते हुए दिखाई देते हैं, तो हमारी आंखें उस स्पीड को कैच नहीं कर पाती, कभी कभी पंखा भी हमें उल्टा घूमता हुआ दिखाई देता है।
तो हम अगर ये मान ले कि ये इलेक्ट्रॉन हर समय हमें यहीं पर दिखाई देता है, हमने इसकी स्थिति यहां पर मान ली, तो फिर उसका वेग तो शून्य हो गया, वो तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, हमने तो ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, तो वेग अनिश्चित हो गया। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करते हैं तो उसके वेग में अनिश्चितता आ जाती है, और अगर हम वेग का निर्धारण करते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता आ जाती है। यानी अगर हमने वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मान लिया तो हम इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर टाइम पर ये नहीं बता सकते कि वो इलेक्ट्रॉन किस समय कहां पर होगा। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन के वेग और स्थिति को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते। इसे ही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहा जाता है। इसके लिए हाइजेनबर्ग ने इसमें एक गणितीय समीकरण भी दिया था, जिसके अनुसार कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स और उसके संवेग में स्थिरता अस्थिरता का गुणनफल सदैव h/4π का पूर्ण गुणज होता है। h/4π का जनरली जब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो उसमें हम सदैव डेल एक्स इंटू डेल पी की वैल्यू इक्वल लेकर चलते हैं h/4π के। ये फॉर्मूला हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का फॉर्मूला होगा। इसके अनुसार डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता, h प्लांक नियतांक, पाई आपका कांस्टेंट होता ही है, लेकिन संवेग के स्थान पर हम यहाँ डेल्टा पी के स्थान पर लिख सकते हैं इंटू एम इंटू डेल्टा वी, क्योंकि संवेग p = mv होता है, तो इसके स्थान पर m इंटू डेल्टा वी, क्योंकि m में डेल्टा क्यों नहीं लगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वो तो सदैव नियत ही रहेगा, वेग कम या ज्यादा हो सकता है, इसलिए हमने वेग में डेल्टा लगा दिया, m में डेल्टा नहीं लगाया। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा h/4π। इस फॉर्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं। h नियतांक 4π नियतांक, तो सीधे रूप में हम कह सकते हैं कि किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन आदि के संवेग में अस्थिरता और स्थिति में अनिश्चितता का गुणनफल सदैव नियतांक होता है। अर्थात एक बात हम और कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स व्युत्क्रमानुपाती डेल्टा वी के होगा। यानी अगर हम उसकी स्थिति में निश्चितता लाते हैं तो उसके वेग में अनिश्चितता बढ़ जाती है, और अगर वेग को निर्धारित करते हैं तो स्थिति में अनिश्चितता आ जाती है। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। अब अगर हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का महत्व लेकर चलें, इसका फायदा क्या है, हमारे दैनिक जीवन में क्या इसका कोई यूज है या नहीं है, तो उसकी बात अगर हम करें तो हम कह सकते हैं पहले पॉइंट में कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में कोई महत्व नहीं रखता, इसका हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, यह केवल सूक्ष्म कणों के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। अब सूक्ष्म कणों से तात्पर्य जैसे इलेक्ट्रॉन है उनसे है। अब इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या महत्व है वो देखिए भाई। इसमें जो बोर का मॉडल था उसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। अब उसकी स्थिति या उसका चक्कर का जो वेग है उसका निर्धारण किस प्रकार करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं। हमने आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ाया था, जिसमें कहा गया था कि जब भी फोटोन यानी सूर्य का प्रकाश इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो धातु की पृष्ठ से निकल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर लेता है उस फोटोन की। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहा है, यहाँ वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है चक्कर लगाता हुआ। कोई भी वस्तु हमें दिखाई कब देती है, जब उस वस्तु पर प्रकाश गिरता है, टकरा कर वो वापस हमारी आंखों तक आता है तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अगर हम इसकी स्थिति की निश्चितता निकालना चाहते हैं तो जब भी इस पर कोई सूर्य का प्रकाश या फोटोन टकराएगा तो फोटोन टकराती ये इतना सूक्ष्म कण है कि उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है और यहाँ से कक्षा छोड़कर भाग जाता है। यानी उसकी स्थिति जो थी उसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है, वो किस जगह से किस बिंदु से विस्थापित हुआ, लेकिन उसके वेग का निर्धारण नहीं कर सकते। एक सीधे से तौर पर हम कह सकते हैं कि इतना सूक्ष्म कण जिसे हम देख नहीं सकते, उसको देखने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें उसको डिस्टर्ब करना जरूरी है। जैसे ये प्रकाश गिरा, फोटोन गिरते ही ये डिस्टर्ब हो गया, जो कि इस निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा था वो डिस्टर्ब हुआ और वो निकलकर बाहर भाग गया। यहाँ जिंक सल्फाइड आदि की प्लेट लगाकर
हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस स्थिति से निकला, किस स्थान से निकला। तो इस प्रकार से इन सूक्ष्म कणों के लिए ही ये निश्चित होता है। इसी प्रकार से हम एक दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर पाया जाता है। रदरफोर्ड ने भी यही कहा था कि नाभिक के अंदर उसका संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान निहित रहता है। रदरफोर्ड ने बता देता बहुत पहले 1911 में अपना मॉडल जब उसने प्रस्तुत किया था, लेकिन ये लगभग हाइजेनबर्ग ने 1926 में प्रस्तुत किया था। तो तब जाके इसकी व्याख्या हुई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं पाया जा सकता। उसकी व्याख्या भी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से ही की जा सकती है। उसके अनुसार क्या है, देखिए नाभिक का आकार होता है 10 की घात -15 मीटर और परमाणु का आकार होता है 10 की घात -10 मीटर। तो अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में पाया जाता तो उसकी स्थिति में इससे ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन के लिए जो डेल्टा एक्स है उसका मान 10 की घात -15 मीटर होना चाहिए, डेल्टा एक्स का। अब अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखें तो m का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 की घात -31 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत था डेल्टा एक्स गुना m डेल्टा v इज इक्वल टू h/4 पाई। यहां पर जैसे ही हम इनकी वैल्यू रखेंगे, डेल्टा एक्स हमारा होगा 10 की पावर -15, m की वैल्यू है हमारी 9.1 गुना 10 की घात -31, डेल्टा v की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, इसके वेग में अनिश्चितता निकाल लीजिए, इक्वल टू h का मान होता है 6.6 गुना 10 की घात -34, h/4 पाई की वैल्यू होता है 3.14। तो यहाँ पर जो डेल्टा v की वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के पश्चात वो आ जाएगी 5.79 गुना 10 की घात 10 मीटर प्रति सेकंड। अभी मैंने आपको बताया है कि जो प्रकाश का वेग होता है वो 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। यानी अभी तक जो तरंग का वेग अधिकतम हमें ज्ञात है वो 3 गुना 10 की घात 8, जबकि इस वेग में अगर हम ये अनिश्चितता मानकर चले, नाभिक के आकार की अनिश्चितता, तो इलेक्ट्रॉन का वेग 5.79 गुना 10 की घात 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया, जो कि इस वेग से, प्रकाश के वेग से भी बहुत अधिक है। यानी इलेक्ट्रॉन का वेग इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो नाभिक से निकलकर भाग जाएगा, और नाभिक से निकलकर कहां जाएगा, नाभिक के बाहर। तो अब नाभिक के बाहर 10 की घात -10 का आकार अगर लेकर चलें तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू इससे कम आ जाएगी। यानी नाभिक में इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं रह सकता, वो नाभिक के बाहर ही पाया जाता है। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा महत्व यही है। तो एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार हमें जो तीसरा पॉइंट हम लेकर चल सकते हैं वो बोहर मॉडल की अमान्यता के लिए हो सकता है। बोहर का मॉडल इसी के कारण अमान्य हो गया, क्योंकि बोहर मॉडल में यह कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, जबकि इतना अधिक वेग होने के कारण, तरंग प्रकृति होने के कारण हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति उन कक्षाओं में निश्चित नहीं कर सकते। इसी कारण इसे अनिश्चितता सिद्धांत कहा गया, और यह अनिश्चितता सिद्धांत बोहर के मॉडल को समाप्त करने में, उसकी मान्यता को कम करने में सहायक सिद्ध हुआ। अब ये तो नहीं कह सकते कि बोहर का मॉडल बिल्कुल भी काम का नहीं है, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उन्हीं को दूर करके बोहर ने मॉडल दिया था। अब इन कमियों को दूर करके आगे जो मॉडल आएगा उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस फॉर्मूले पर डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू h/4 पाई पर आधारित आपके कुछ क्वेश्चन होंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को स्वयं करके देखेंगे। यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हम बोहर की और हाइजेनबर्ग की एक तुलना करके देखते हैं। देखिए, एक तरफ तो लेते हैं हम बोहर को और एक तरफ लेते हैं हाइजेनबर्ग को। हाइजेनबर्ग, दोनों मॉडल को एक साथ लेकर चल रहे हैं, दोनों के नियमों को। बोहर ने कहा था कि जो कोणीय संवेग है इलेक्ट्रॉन का mvr वो इक्वल टू होगा h/2 पाई का पूर्ण गुणज, और हाइजेनबर्ग ने कहा कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा h/4 पाई। अब देखो, दोनों h/2 पाई h/4 पाई के h/पाई के रेस्पेक्ट में है, लेकिन किसमें 2 आएगा किसमें 4 आएगा, इसके लिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अगर हम देखें तो बी पहले आता है, ए बी आता है दूसरे स्थान पर,
और बाकी चौथे स्थान पर तो आपका डी आ जाएगा, लेकिन एच के लिए हम 4 लगाकर चल सकते हैं। बी और एच दो नियम है, याद करने के लिए, इसमें कंफ्यूजन पैदा ना हो उसके लिए हम बी और एच, हमें ये तो बताया भाई एक बोहर का मॉडल है हाइजेनबर्ग का, लेकिन किसमें एच अपॉन 2 पाई है, किसमें एच अपॉन 4 पाई है, इसका निर्धारण करने के लिए आप इस सीधे सूत्र का फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं, इसका सीधा प्रयोग कर सकते हैं कि बी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है तो बी टू पहले आता है, एच बाद में आता है, 4 बाद में आता है, तो बी के साथ तो 2 आएगा, एच के साथ 4, यानी बोहर के साथ तो एच अपॉन 2 पाई आएगा और हाइजेनबर्ग के साथ एच अपॉन 4 पाई आता है। इसलिए आपका कंफ्यूजन इस तरीके से अब दूर हो सकता है। तो अब इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा, बस आपको कैलकुलेशन करके देखनी है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहां पर आपका ये डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के अनुसार भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। तो देख लेना आप कौन से फॉर्मूले से इसको यूज करते हैं और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, जो क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।